अब प्राचीन भारतीय इतिहास की जो राम शरण शर्मा की किताब है कक्षा 11 के लिए, वह अपलोड करने जा रहा हूँ। अध्याय पहला है, जिसका पार्ट पहला है। अध्याय पहले का पार्ट पहला है। अध्याय पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, अध्याय पहला है इस किताब का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहां और कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया, तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अंततः राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलन में हैं, उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में हैं और वे कई युगों में विकसित हुई हैं। अब देखेंगे अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना योगदान दिया है। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य निरक्षरवत इस तरह मिल गए हैं कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इनमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और सांस्कृतिक मूलक संस्कृति के अंग हैं, तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़ और संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्राय द्वीपीय एवं वैदिकेतर भारत से संबंध, भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासकों के द्योतक हैं। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहां प्राक आर्य जातियां बसी हुई हैं, अपना योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं को फहा, नौका, खंती, डिगिंग स्टिक आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं। वे मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं, फिर भी मुंडा संस्कृति का पूरा अवशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृत का है। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंदी आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर भी। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हों, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है।
प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और इस के निवासियों को भारत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम संकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया है। ऐसे राजा चक्रवर्तीन कहलाते थे। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार व्याप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। 7वीं सदी में यह चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा है। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है और काल क्रमेण यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ है, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4वीं सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं, उनका भारतत्व सारे देश में एक सा रहा है। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे भी किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जात के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की अपनी जात के कुछ रीति रिवाजों पर पूर्ववत चलते रहे। वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता, आप देखेंगे वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और भारत के उज्जवल अतीत के गुणगान में भाव विभोर होते जा रहे हैं। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना निहायत जरूरी है। बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय
समाज अन्यायग्रस्त था। वर्णों पर निचले, विशेषतः शूद्रों और चंडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई थी, वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया जाए तो संभवतः वे सारी विषमताएं भी उठाएंगी ही। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ हुई है। प्राकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है, उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा कि उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन, मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंच गई हैं कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास में भीतर से अवरोध उत्पन्न करती हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे, तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद और संप्रदायवाद हमारे देश को जनतांत्रिक रास्ते से एकता कायम रखते हुए आगे बढ़ने देने में बाधा डाल रहे हैं। जाति व्यवधान और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती और अपने सामान्य हित में हमें एकताबद्ध नहीं होने देती। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई हैं। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठकर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिससे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति को बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। धन्यवाद।